हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 17 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। ये चैनल भी हम स्पेशली फॉर आप लोग के एग्जाम के लिए ही डिज़ाइन किए हैं। तो पहली बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं और 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे गैस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो उनको जरूर दीजिएगा यहाँ पे। और कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर से आप मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं। बाकी क्लास वगैरह सारा आपको 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे ही मिल जाएगा। यहाँ पे आपके एग्जाम तक हम आपके साथ होंगे, ठीक है। तो पहली बार है तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं गैस यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैं केवल जीएस सेक्शन देता हूँ। पुराने स्टूडेंट होंगे तो जानते होंगे मैं जीएस देखता हूँ, तो केवल जीएस ही पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? नमक सत्याग्रह, या ऑपरेशन पोलो, या भारत छोड़ो आंदोलन, या बरदौली सत्याग्रह के तहत? अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का हम इनसे रिलेटेड काफ़ी कुछ नीचे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मेंशन किए, तो यहाँ पे हम ऑप्शन ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। देखिए करके काफ़ी कुछ यहाँ पे हम लोग देख रहे थे जो जो आपके एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण है। बरदौली सत्याग्रह 1928 में जो किसान आंदोलन से संबंधित है, काफ़ी एक महत्वपूर्ण है और कई बार यहाँ से ही इस लाइन से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये बरदौली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में होता। और ये बरदौली सत्याग्रह संबंधित है, तो आपके ऑप्शन में होगा किसान आंदोलन से संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। टिक लगा सकते हैं। और इसी की सफलता के बाद सरदार पटेल को उपाधि दी गई थी। किस चीज को उपाधि दी गई थी? सरदार की उपाधि दी गई थी यहाँ पे। नाम नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा सा देखें। इनका जो जन्म है 31 अक्टूबर 1875 हुआ था। मृत्यु 19 दिसंबर 1950 को हुआ था। कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता 1931 में की थी। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल की कांग्रेस की पहली अध्यक्षता किस वर्ष किया था? तो 1931 में किया था। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मों को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय के एकता में काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए 31 अक्टूबर का इसी के दिन के रूप में मनाते हैं। इनकी शुरुआत 1914 से की गई थी और इसे भारत रत्न 1991 में भी सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, सारे के सारे एक महत्वपूर्ण है और इनको जरूर पढ़िए, एक दो बार रिविजन कीजिए। और गैस हम आपके एग्जाम तक आपके साथ होने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा संयम रखिएगा, काफी क्वेश्चन हम कवर कराएंगे। क्वेश्चन 2 देखिए, हमारे संविधान के केंद्र और राज्य के बारे में वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 1 में, अनुसूची 2 में, अनुसूची 3 में, अनुसूची 4 में? ये नहीं होगा, इस मिस्टेक है, 4 ही ऑप्शन होता है। हाल ही का इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूची 1 हो जाएगा। मिस्टेक से यहाँ पे लिखा गया, बट कोई नहीं, अनुसूची 1 हो जाएगा। देखिए, जैसे कि आप लोग को भी पता है कि जो हमारे संविधान में टोटल अनुसूची की बात करने वाले तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम 12 अनुसूची को देख लेते हैं, ताकि कल की डेट में कोई सा भी अनुसूची से क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से जवाब दे सके यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पे मेंशन किए, भारत के संविधान में 22 भाग और 355 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। इस वाले बातों को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण है। अनुसूची 1 में राज्य और केंद्र के बारे में वर्णन करता है। अनुसूची 2 में वेतन और पैसा के बारे में वर्णन करता है। अनुसूची 3 में राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश के शपथ के बारे में उल्लेख करते हैं यहाँ पे। अनुसूची 4 में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में उल्लेख करता है। अनुसूची 5 में अनुसूची जनजाति के बारे में बताते हैं यहाँ पे। अनुसूची 6 में जनजाति के बारे में बताते हैं। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य की शक्ति के बारे में बताता है। अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में बताता है। अनुसूची 9 में राज्यों के द्वारा संपत्ति पे कब्जा के बारे में बताता है। अनुसूची 10 में दल बदल के बारे में बताता है और अनुसूची 11 में पंचायत से काम के रिलेटेड बताता है। अनुसूची 12 नगर पालिका के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी अनुसूचियां हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण है और किसी भी अनुसूची से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाएगा कि भाषा के बारे में किस अनुसूची में बताता है, आपके ऑप्शन में अनुसूची 8 के बारे में, तो टिक लगा सकते हैं, ठीक है। जितने भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन है सारे के सारे महत्वपूर्ण है और सारे के सारे आपके एग्जाम की व्यू से महत्वपूर्ण। देखिए कैसा हम इतना मेहनत से डिजाइन करते हैं, तो प्लीज एक ग्रुप या एक फ्रेंड को आप लोग जरूर शेयर कीजिए। एंड पहली बार है तो गैस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए और एक्सपेक्ट क्या करते हैं, बस एक फ्रेंड या एक ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि काफी सारे बच्चे जुड़ सके यहाँ पे, ठीक है। टेक्निकल स्टूडेंट है तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें टेक्निकल वाले बच्चे के लिए ही स्पेशली मैं जीएस डिजाइन करता हूँ यहाँ पे। हाल ही का नॉन टेक वाले भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 3 बात करने वाले, राजेंद्र प्रसाद किस वर्ष इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी? 1946 में, 1949 में, 1950 में, या 1955 में? अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो 1946 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुआ था।
राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने के अलावा भारत के केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया था। राजेंद्र प्रसाद को राजेंद्र बाबू और देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद 1956 में बापू के कदमों में बापू पुस्तक लिखी थी। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के निष्ठा, संपन्न और साहस में बहुत ही प्रभावित थे यहाँ पे। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के व्यू से। एंड क्वेश्चन 4 देखने वाले हैं गाइस। ना क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मतलब पेयर सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग नहीं, वो तो नहीं बताता है, मतलब ये सही नहीं है। संविधान का तीसरा भाग मौलिक अधिकार के बारे में बताता है, ये भी सही नहीं है। संविधान का चौथा क क्या बताता है? मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है, बिल्कुल ये सही है। सी सही है यहाँ पे। डी देखें यहाँ पे, संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक, नहीं ये भी नहीं हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सी को टिक लगा के चलेगा, ये नहीं कह रहा कि युग्म सही सुमेलित है, तो सी को टिक लगा लीजिएगा। सी काफी महत्वपूर्ण हो गए यहाँ पे। एंड थोड़ा सा इनके हम देखें यहाँ पे संविधान और इनके बारे में देखने की कोशिश करें। जो संविधान का जो दूसरा भाग है वो नागरिकता से संबंधित था। जो तीसरा भाग है मौलिक अधिकार से संबंधित था। चौथा जो भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से था। और चौथा क जो है गाइस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो यही तो क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे। और पांचवा भाग किससे था गाइस? संघ से संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट है गाइस काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, कोई भी फिजूल की चीज मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता हूँ। क्वेश्चन 5 देखें, महिला का सेक्स हार्मोन होता है, तो महिला का सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? कैसे यहाँ पे एस्ट्रोजन कहते हैं या इंसुलिन कहते हैं या ऑक्सीटोसिन कहते हैं या ओपिक में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा एक्सट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। महिलाओं में 2 सेक्स हार्मोन होता है। एक सेक्स हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन कहते हैं और दूसरा को प्रोस्ट्रेजन कहते हैं। टेस्ट्रोजन पुरुष का हार्मोन माना जाता है, लेकिन महिलाओं में भी यह हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में उत्पन्न होती है। स्त्री का सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एक प्रमुख हार्मोन है यहाँ पे, तो प्रमुख हार्मोन ही तो पूछ रहा था। तो गैस काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे लिखा। एक दो बाजी पढ़िएगा, खुद पे खुद रिवीजन हो जाएगा। हम आप लोग के लिए फ्री ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट भी लाते हैं। हाल ही का 199 रुपये में ना अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे सकते हैं 12 मंथ, मतलब 1 ईयर तक आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट है तो आपकी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, ना कि सिर्फ LRC में ही, इनके अलावा अदर एग्जाम में भी काफी महत्वपूर्ण होगा। GS का क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ना कि सिर्फ LRC के लिए। इनके अलावा एक बार GS का क्लास कंप्लीट कर लीजिएगा तो अदर एग्जाम में भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। सारे के सारे आपको ऐप पे मिल जाएगा। क्वेश्चन 6 दे हम बात करें, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? जियोलॉजी, सेरोलॉजी या ओरोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी? आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा गैस, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का मैंने यहाँ पे मेंशन किया पोडोलॉजी, जो मृदा मतलब जो सॉइल वगैरह होते हैं, ऑलमोस्ट सिविल इंजीनियर है, इसको आप जानते होंगे। इनका जो स्टडी करते हैं वो पेडोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। एंथ्रोलॉजी, फूलों के अध्ययन को हम एंथ्रोलॉजी कहते हैं। सेरोलॉजी, रुधिर सीरम विज्ञानों के अध्ययनों को हम सेरोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी यहाँ पे शरीर के विभिन्न भागों और कार्य करने और कार्य की विधि के अध्ययन को फिजियोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी, तांत्रिक तंत्रों के संबंधित अध्ययनों को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो देखिए ये जितने भी पॉइंट है सारे के सारे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 7 क्वेश्चन है guys, मनुष्य के जीवन काल में कितना जो दांत है वो 2 बार होती है यहाँ पे। तो थोड़ा सा दांत का इमेज देखा, तो यही दांत पूछ रहा है, मनुष्य के जीवन काल में कितना ऐसा दांत है जो 2 बार होती है। हाल ही का दांत 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। जो पहले प्रकार के होते हैं गैस, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये कलर या ये कलर लेते हैं, ये कलर लेते हैं, ठीक है। ये कलर काफी अच्छा है। तो 2 प्रकार के होते हैं गैस, एक तो होते हैं टेम्पोररी दांत होती है, ठीक है, और एक परमानेंट दांत होती है यहाँ पे। अब देखिए टेम्पोररी दांत को ना हम मिल्की टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गैस? मिल्की टीथ भी बोलते हैं यहाँ पे। मिल्की टीथ क्यों बोलते हैं? और टेम्पोररी दांत होते हैं 20 दांत होते हैं। अब 20 दांत जो छोटे बच्चे होते हैं, लगभग 6 से लेके 7 साल के जो बच्चे होते हैं, उसका 20 दांत होते हैं और ये 20 दांत टूट जाते हैं फिर, ठीक है। और ये दोबारा होते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा था, ऐसा कौन सा दांत है जो दोबारा होता है? तो मिल्की टीथ दोबारा हो सकता है। तो 20 ऐसे दांत है जो टूट जाते हैं और फिर दोबारा होते हैं, जो कि परमानेंट में काउंटिंग आ जाते हैं। तो 14 साल के जो बच्चे होते हैं ना वो परमानेंट दांत होते हैं। 14 साल के बच्चे में लगभग 28 दांत होते हैं। कितना होता है? 28 दांत होते हैं। वही बोलेगा सर 32 दांत कब होता है? तो 32 दांत जब उसका उम्र 24 साल का हो जाएगा तब उसको 32 दांत हो गए यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा के रूप में ये सारे बातों को हाईलाइट कर सकते हैं, काफी एक महत्वपूर्ण है। और यही तो आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी, सी और डी नहीं होगा। बातों को समझ पा रहे हैं? यही क्वेश्चन था कि 2 बार जो होती है, ठीक है, कितने दांत 2 बार होते थे? 20 दांत 2 बार होते हैं, जिनको हम मिल्की टीथ भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। छोटे बच्चे में ये चीज देखने को मिलती है यहाँ पे। अब क्वेश्चन है गाइस 8 क्वेश्चन है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्था किसे कहते हैं? यहाँ पे मिस्टेक किसे नहीं करते, कहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, भोपाल में है, न्यू दिल्ली में, लखनऊ में, देहरादून में है।
तो भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ पे गैस? भोपाल में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कुछ भोपाल का कुछ ये संस्था का कुछ इमेज देख सकते हैं। हाल ही का एक्स्ट्रा के रूप में हम क्या मेंशन किए, एक्स्ट्रा के रूप में है ना, लेकिन वन अनुसंधान प्रबंधन केंद्र कहाँ पे? तो गैस देहरादून में। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। वर्षा वन अनुसंधान, वर्षा वन से रिलेटेड रिसर्च कहाँ पे होता है? गैस जोरहाट में होता है पे। वन अनुवांशिक एंड वक्ष प्रजनन संस्था कहाँ पे? तो कोयम्बटूर में है। वन उत्पादन केंद्र कहाँ पे? तो गैस रांची में। तो देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट है सारे महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के व्यू से। एंड क्वेश्चन 9 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाता है? 1992 में किया जाता है, 1995 में, 1996 में या 1993 में? आंसर क्या हो जाएगा? 1992 हो जाएगा। एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा गाइस इनके बाद देखें यहाँ पे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था और पर्यावरण में प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी में प्रदूषित हो रही है, जिनमें आने वाला समय में गंभीर समस्या हो सकती है, जिससे पृथ्वी पर प्राणियों और वृक्षों का बने रहना कठिन हो सकता है यहाँ पे। इसीलिए हर साल पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो देखिए गाइस यहाँ पे जितने भी पॉइंट मेंशन है थोड़ा समझाने की वजह से काफी एक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें, क्वेश्चन 10 देखें यहाँ पे। ठीक है, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? HNO3 को, H2CO3 को, H2SO4 को या HCl को? आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। H2SO4 हो जाएगा इस यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा इनके हम देखने की कोशिश करें। रासायनिक उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल, जिनको हम H2SO4 बोलते हैं, मूल रासायनिक माना जाता है। H2SO4 सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रासायनिक उद्योग में किया जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग प्रयोगशाला की गंदगी साफ करने के लिए किया जाता है। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा आपके एग्जाम की व्यू से। एंड गाइस यहाँ पे हम बात करें, आज के लिए केवल इतना ही था, बट हाँ जितना भी क्वेश्चन था काफी महत्वपूर्ण था। इनके अलावा अगर आपको जनरल स्टडी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 999 में ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूड होगा। केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो 199 में देकर अनलिमिटेड आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल स्टूडेंट टेक्निकल वाले पार्ट में चले जाइएगा। मन करे आपको केवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ही पढ़ने का या साइंस का कोई एक पार्ट 249 में पढ़ सकते हैं, जिसमें टॉपिक बाय क्लास होगा, टॉपिक बाय क्लास नोट्स होगा, टॉपिक बाय वीडियो सारा आपको मिल जाएगा। सारे के सारे इस ऐप पे आपको मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट भी इसी ऐप पे मिल जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है इस नंबर से आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं हमसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।